ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अभी एक नॉवेल वर्ल्ड का मिशन कंप्लीट कर चुकी होती है और सिस्टम उसे बताने लगता है कि अब वो अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ एंजॉय करने वाली है। पर फिर तभी अचानक से जिया एक दूसरे नॉवेल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक लड़की उसे चिल्ला रही होती है कि तुम बस एक विलेज से आई हुई लड़की हो, तुम अपने आप को समझती क्या हो, चुपचाप से शेन का पीछा छोड़ दो और उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लो, नहीं तो मैंने जो तुम्हें एक स्लैप मारी हूँ ना, इससे भी बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। जिया शॉक होने लगती है कि वो तो आखिर 99 नॉवेल वर्ल्ड के मिशन कंप्लीट कर चुकी थी और अब रिटायर होने वाली थी, तो ये क्या है। फिर इतने में सिस्टम जिया को बताने लगता है कि एक बग आ गया है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे नॉवेल के अंदर इंटर हो गई है और इस नॉवेल की बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है। तो जिया तो शॉक होती है और सिस्टम उसे उसकी कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से इसमें भी उसका नाम जिया ही है और उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो 18 की एज में अपनी रियल फैमिली के पास रहने जाने वाली है, जिसकी एंगेजमेंट पहले से ही शेन फैमिली के यंग मास्टर शेन के साथ फिक्स होगी और वो उसे अपना बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेगी जो बहुत ही ख़राब होगी, जिससे शेन भी उसे हेट करेगा और जिया के जो तीनों भाई है वो भी, और पूरी फैमिली ऐसे उसे डिसलाइक करेगी। तो जिया ये सपोर्टिंग कैरेक्टर की स्टोरी जानकर ही मना करने लगती है कि मुझे ऐसा रोल नहीं निभाना है। तो सिस्टम बताता है कि अगर वो अपने तीनों ब्रदर्स को और अपने फियांसी शेन को खुद से नफरत करवा लेगी और डिसलाइक का पॉइंट 100 करवा लेगी तो वो मिशन कंप्लीट कर लेगी और फिर ऐसे उसे रिटायरमेंट के बाद ट्रिपल पेंशन मिलेगी। जिया फिर खुश हो जाती है ये ऑफर सुनकर और एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बुरी वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर कैसे बनते हैं, मुझे एक बुरी लड़की बनना अच्छे से आता है। फिर वो खड़ी होती है और वेवे को कहने लगती है कि तुमने आखिर मुझे मारी कैसे। तो वेवे हंस कर कह रही होती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मारने वाली हो। तो जिया फिर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि क्या हुआ, अब नहीं हंसोगी। फिर वो उसे कहती है कि वैसे एक गाल पर थप्पड़ लगने से तुम बहुत गंदी लग रही हो, तो क्यों ना दोनों पे हो जाए ताकि फिर तुम अच्छे से ब्लश करो। और वो उसे 2 थप्पड़ लगाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो फिर वेवे को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे मारी कैसे, और वो उसे धकेलने जाती है तो जिया ही उसे किक कर देती है और उसे स्विमिंग पूल में गिरा देती है। तो सिस्टम पूछता है कि होस्ट, क्या तुम यहीं पर ही खड़े रहकर उसे मरते हुए देखने वाली हो। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं एक बुरी सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ ना, तो किसी को मार दूंगी तो ये ज़्यादा बुरा होना हुआ। सिस्टम उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये लॉ से चलने वाला ज़माना है और ऐसे वो किसी को मार नहीं सकती है। तो जिया कहती है ये आखिर क्या मुसीबत है, चलो जाने दो, वैसे भी मैं बहुत अच्छी हूँ तो इसे मैं बचा ही लूंगी। वो चिल्ला चिल्ला कर फिर आवाज़ देने लगती है कि कोई यहाँ पर आओ, पानी में एक लड़की गिर गई है। तो यहाँ पर फिर वेवे की मॉम पहुंच जाती है अपने गार्ड्स के साथ और तुरंत ही फिर गार्ड्स वेवे को बाहर निकालते हैं। वेवे फिर रोते हुए अपनी मॉम को बताने लगती है कि मॉम, इसने मुझे पानी में ढकेली है। तो जिया फिर रोने धोने का नाटक करने लगती है कि मैं तो यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने आई थी और तुम मुझ पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ओ अच्छा, तुम मुझे इसलिए बुली कर रही हो क्योंकि मेरी फैमिली में कोई मुझे मानता नहीं है। और वो झूठा रोने का नाटक करके सोच रही होती है कि आखिर मेरा सबसे बड़ा भाई हान कब आएगा यहाँ पर, जब मेरे आंसू खत्म हो जाएंगे तब। फिर वो झूठे आंसू लगा लेती है और इतने में यहाँ पर उसका बड़ा भाई हान आ जाता है। तो वेवे की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि देख लो, तुम्हारी इस बहन ने मेरी बेटी को कैसे बुली करी है, तुम्हें अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो जिया हान को देखकर सोच रही होती है कि अच्छा, तो यही वो मेरा अनलकी भाई है जिसकी एक दिन कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो ये बर्बाद हो जाएगा और फिर बहुत ही बुरी तरीके से मर जाएगा। तभी जिया की सारी मन की बातें हान को सुनाई दे रही होती है और वो उसे देखकर शॉक हो रहा होता है। तो वो सोचती है कि ये बस मुझे देख क्यों रहा है, मेरी इंसल्ट क्यों नहीं करता। तो हान को तो पहले तो ये शौक लग रहा होता है कि उसे उसकी मन की बातें सुनाई दे रही है, ऊपर से वो उसके बारे में कह रही है कि वो बैंकरप्ट होने वाला है और मरने भी वाला है। तो पहले तो उसे यकीन नहीं आता। वेवे की मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इस लड़की ने मेरी बेटी को पानी में ढकेली है और मैं इतनी आसानी से चुप नहीं रहूंगी। तो फिर हान जिया को एक्सप्लेन करने बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है और कह देता है कि अगर वो नहीं करेगी तो फिर वो उसे घर से निकाल देगा। तो जिया फिर कहने लगती है कि भाई ये लोग झूठ कह रहे हैं, मैंने तो उल्टा इसकी हेल्प कर रही हूँ यहाँ पर, हेल्प के लिए लोगों को बुलाकर, और ये मुझ पे ही झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तो विवेक की मॉम कह रही होती है कि मेरी बेटी ने बोली है कि तुमने ही उसे ढकेली और वो झूठ नहीं कह रही है। अब यहाँ पर जिया का भाई उसकी साइड लेते हुए कहने लगता है कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, फिर सच पता लग जाएगा कि किसने क्या किया। तो जिया तो खुश जाती है और तुरंत ही कहती है कि हाँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। वो मन में सोचती है कि वैसे भी उसकी इमेज तो सभी के सामने खराब ही है, तो सब कोई उसे बुरा तो समझता ही है, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विवी जो कि सभी के सामने गुड गर्ल बनने का रोल प्ले कर रही है, उसकी असलियत सभी को पता लग जाएगी। और हान उसकी मन की बात सुनकर तुरंत ही कहने लगता है कि अगर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लग गया कि मेरी बहन ने कुछ करी है तो उससे तो मैं पनिशमेंट दूंगा ही, लेकिन अगर मुझे पता लगा कि आपकी फैमिली की लड़की ने कुछ करी है तो फिर मेरी फैमिली भी आपकी फैमिली को छोड़ने वाली नहीं है।
तो फिर वे भी तुरंत ही कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने देखी नहीं थी। तो उसकी मॉम भी मान जाती है और कहती है कि फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो जिया उन लोगों को रोकती है कि ऐसे तुम लोग नहीं जा सकते हो, तुम लोगों ने पहले मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए हो, तो उसके लिए पहले नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो। तो फिर वे गुस्से में उसे सॉरी बोल देती है। तो जिया फिर कुछ ट्रिक करके उसके पैर में चोट पहुंचा देती है, जिससे फिर मुझसे माफ़ी मांग लियो तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो फिर वे और उसकी माँ पता क्यों नहीं चला कि ये ऐसे टाइप की है वो, लेकिन इस बारे में सोचने लगता है कि ये कह रही थी कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, ये कैसे, क्या इसे कुछ सीक्रेट पता है। फिर यहाँ पर जिया हान के साथ अपने घर पे आ जाती है और हाउसकीपर उन लोग को बताने लगती है कि उन लोग के घर पे शैन आया हुआ है जिया के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की बात करने के लिए। तो जिया फिर जल्दी से अंदर जाती है और यहाँ पर जैसे ही वो शैन को देखती है तो देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है, तभी तो वो इस नॉवेल का मेन लीड है। वो तो उसे देखकर मन ही मन उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने लग जाती है और उसके मॉम डैड और शेन को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही होती है और वो सभी शौक हो रहे आपस में एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि सभी को जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। जिया सोचती है कि ये सभी कुछ कहने क्यों नहीं रहे, लगता है ये सभी मेरे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। फिर वो जल्दी से यहाँ पर भागकर शेन के पास आ जाती है और जल्दी से उसे हक करके कहने लग जाती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे ही देखने आए हो ना, तुमसे वेट नहीं हो रहा है कि तुम कब मुझसे शादी करोगे, तुमने तो मुझे इतना इमोशनल कर दिया है कि मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। और फिर वो अपने आंसू भी उसके जैकेट में पोंछ देती है और नाक भी। और जिया मन में खुश हो रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से ये शेन तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ओसीडी वाला, और ये अब मुझ जैसी ऐसी शेमलेस बंदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा और मुझसे और हेट करेगा। तो शैन उसकी मन की बातें सुनकर शॉक होता है कि क्या वो सच में ऐसा सोचती है। इससे पहले तो यही मेरे इतने ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी ना, तो अब क्या हो गया, क्या इसे इतनी खुशी मिलेगी अगर मैं इसे हेट करूंगा तो। जिया सोचती है कि आखिर ये मुझे गेट लॉस्ट क्यों नहीं बोल रहा है। वो डिसाइड करती है कि छोड़ो, मुझे इसे हेट करवाने के लिए और भी चीजें करनी होगी। फिर वो जानबूझ के उसे टच करने लगती है ताकि वो उसे और शेमलेस समझे। यहाँ पर जिया के मॉम डैड और उसका भाई ये सब देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि वो कर क्या रही है और वो लोग अपनी नजरें छुपा रहे होते हैं। और फिर शन जल्दी से यहाँ पर जिया को दूर कर देता है तो वो खुद यहाँ पे गिरने का नाटक करके कहने लगती है कि अरे मैं तो गिर गई, मुझे कितना दर्द हुआ है, देखो अगर अब शन मुझे किस और हक करके नहीं उठाएगा तब तक मैं उठूंगी नहीं। और वो सोचती है कि अब तो मैंने इतना ज्यादा शेमलेस बिहेव कर लिया कि वो मुझे और डिसलाइक कर रहा होगा और क्या पता मेरा 100 पॉइंट जल्दी से हो जाए। शैन मन में सोचता है कि क्या ये पागल हो गई है जो मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ने चाहती है। फिर वो भी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें उठा देता हूँ। और फिर वो तो जाकर जिया को उठा लेता है तो वो शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या है, ये मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया है। तो शैन उसे तुरंत ही छोड़ देता है और जिया नीचे गिर जाती है। तो फिर वो कहने लगता है कि लड़की और लड़कों को एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए और दूर रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये आइडिया गिव अप ही कर दो। तो जिया मन में सोच रही होती है कि मुझे ऐसे बोल रहा है और आगे चल के ये खुद बेबे के जाल में फंस जाने वाला है और इसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। तो पूरी फैमिली इसकी मन की बातें सुनकर शॉक हो रहे होते हैं। इतने में फिर शैन को यहाँ पर उसके घर से कॉल आने लगती है तो जिया मन में सोच रही होती है कि ये कॉल उसे बताने के लिए कि उसकी ग्रैंडमा बीमार हो गई है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। और इसे तो पता भी नहीं है कि इसके अंकल ही असल में उसकी ग्रैंडमा को जहर दे रहे रोज़ रोज़ और आखिर में फिर इसकी बेचारी ग्रैंडमा मर जाने वाली है। तो शैन इसकी मन की बातें सुनकर शॉक होता है कि ये क्या। फिर इतने में उसका हाउसकीपर उसे कॉल करके यही बताने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा बीमार है और इन्हें हॉस्पिटल में अभी एडमिट कराने के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो वो और ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसने जो बोली वो सच हो गया। वो कहता है कि मैं अभी वहां पर आ रहा हूँ और फिर शैन यहाँ से चला जाता है। तो जिया उसे चिल्लाने लगती है कि तुम तो एंगेजमेंट तोड़ने आए थे ना, बिना तोड़े कहाँ जा रहे हो। तो उसके मॉम डैड सोचने लगते हैं कि ये तो शैन को पसंद करती थी ना, तो इसे क्या हो गया, तो अब ये खुद ही एंगेजमेंट टूटने के लिए खुश क्यों हो रही है। तभी हान कहने लगता है कि मॉम डैड मुझे लगता है उसके सर में चोट आ गई है और इसलिए वो पागल हो चुकी है। फिर जिया जैसी वापस आके बैठती है तो उसके मॉम डैड और भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ बहाने करते हुए उसकी मन की बातें ही सुन रहे होते हैं। और जिया सोची जा रही होती है कि ये लोग आखिर ऐसे टाइम पर इतने ज़्यादा आराम से क्यों बैठे हुए कि इन्हें न्यूज़ पढ़ने और चाय पीने की फुर्सत है। वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है कि जब उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी तो वो तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उसकी मॉम को यहाँ पर खाने को ही बहुत ही मुश्किल से मिल जाएगा। उन लोगों को ये सब शॉकिंग लग रहा होता है। तभी यहाँ पर जिया का दूसरा भाई जो आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि उसने फिर कोई ट्रबल करी है। तो जिया मन में सोच रही होती है कि ये उसका दूसरा भाई जो है, जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है और आगे चल के ये भी बहुत ही अनलकी होने वाला है क्योंकि ये जो केस हैंडल करेगा उसमें ये खुद ही फंस जाएगा और फिर इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। तो जो सोचने पड़ जाता है कि मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है और ऊपर से ये मुझे कर्ज भी कर रही है। तभी जिया कहने लगती है कि भाई आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आपको मैं बता दूं कि मैंने उस वेवे के साथ कुछ नहीं करी थी और उल्टा उसने अपनी गलती मान भी ली और मुझसे माफी भी मांग कर गई है।
पर आप कह रहे हैं कि मैं वापस उस वेवे की फैमिली के पास जाऊं और उसे वापस से नील डाउन करवा के माफ़ी मांग पाऊं। फिर तो भाई आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। तभी जो से बातें सुनाने लगता है कि आखिर हमारी फैमिली के पास तुम जैसी बिना मैनर की बेटी कैसे। तो वो कहती है कि भाई आप ऐसे कैसे किसी की इंसल्ट कर सकते हो। और वो मन में सोच रही होती है कि बातें तो ऐसे सुना रहा है जैसे कि इन लोगों ने मुझे पाले। जो बेटी 20 सालों से खोई हुई थी, ये लोग चाहते हैं कि वो वापस आने के बाद एक जेंटल, एक रिच लेडी की तरह बिहेव करे। आखिर ये लोग का दिमागी कैसा है। तो जो और सभी को एम्बेरस फील होता है और वो कहता है कि लेकिन फिर भी तुम हमारी फैमिली की बाहर बेइज्जती थोड़ी ना करवा सकती हो। तो वो सोचती है कि इसे मुझ पे फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये अपने केस को कैसे हैंडल करेगा। जो रियल खूनी है वो इसकी नाक के नीचे ही घूम रहा है और इसे पता भी नहीं चल रहा। तो जो शौक होता है कि इसे मेरे केस के बारे में कैसे पता चला। तो फिर जो कहने लगता है कि तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ कि तुमने हमारे थर्ड ब्रदर शाओ के इनर्स को बाहर उसके स्टॉकर फैंस को बेची हो पैसों के लिए। ये सुनकर जिया शौक होती है और सिस्टम उसे बताने लगता है कि हाँ वो ऐसे ही काम करती है। ये सब चीज़ें करके वो स्टॉकर फैन से 50,000 लेती है। जिया को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होता है ये सोच कर ही। और उसके मॉम डैड सोचने लगते हैं कि क्या हमने इसे बहुत ही कम पॉकेट मनी दी है जो ये ऐसा कर रही है। तभी जिया मन में इस पूरी फैमिली के बारे में सोचने लगती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अनलकी लोग हैं और इनके साथ तो बहुत ही बुरा बुरा होने वाला है। तो वो सोचती है कि मुझे तो इन लोगों से बात ही नहीं करना और वो कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने और भाग जाती है। और उसके जाने के बाद फिर मॉम डैड यहाँ पर सभी से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या तुम लोगों को भी जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। हमने अब तक जिया को कितना निगलेक्ट करे लेकिन अब नहीं, हम उसका अब और भी फ्यूचर में ख्याल रखेंगे। फिर मॉम कहने लगती है कि क्या सच में हमारी कंपनी एक दिन बैंकरप्ट होने वाली है। तो बड़ा भाई हान कहने लगता है कि मॉम ये तो नहीं पता है लेकिन अभी के लिए हम थोड़े प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। मैं कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देता हूँ ताकि अगर कोई स्पाई हो तो पता लग जाए। फिर रात में जी अपने रूम में होती है और वो बड़ी खुश हो रही होती है कि अब पक्का सभी मुझसे हेट करने लग गए होंगे और मेरे पॉइंट्स काफ़ी बढ़ गए होंगे। पर जैसे ही सिस्टम उसे दिखाता है तो वो शॉक हो जाती है कि शेन के अलावा उसकी जो इस फैमिली के डिसलाइक वाले पॉइंट्स थे वो तो उल्टा कम हो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब रूम से बाहर आती है तो उसकी फैमिली उसका ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और जल्दी से उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट के लिए बैठने बोलती है। तो जिया जैसे यहाँ पर खाने जा रही होती है तो वो रुक जाती है और सोचती है कि आज तो मुझे और हंगामे करने। वो कहने लगती है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर उसका भाई हान बता रहा होता है कि ये मॉम ने कितने प्यार से बनाई है। तो फिर वो कहती है कि कैसे भी बनाई हो मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है। और मन में सोच रही होती है कि वैसे भी ये जो भी खाना बना है वो उसकी पसंद का तो बिल्कुल नहीं है बल्कि उसके भाई की पसंद का है। तभी उसकी मॉम तुरंत ही मान जाती है कि उसे क्या पसंद है वो बता दे, नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेंगे और उसके लिए वही बनाएंगी। और उसका बड़ा भाई हान भी कहने लगता है कि तुम्हारी अब तक कोई भी केयर करने वाला नहीं था ना, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिल गई है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो सूजी मनी मन शौक हो रही होती है कि ये चल क्या रहा है, मैं जितना ही ज़्यादा नाटक कर रही हूँ उतना ये लोग मेरी केयर क्यों कर रहे हैं। अभी जिया के डैड उसे बताने लग जाते हैं कि शैन की ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में बीमार है, तो क्यों ना तुम हमारी फैमिली की तरफ से उनसे मिलने चली जाओ और उन्हें गिफ्ट दे दो तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो जिया तुरंत ही मान जाती है और गिफ्ट लेकर घर से निकलती है। तो उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि सच में वो शैन को कितना पसंद करती है। हान कहने लगता है कि मॉम डैड आखिर वो इतने सालों से बाहर रही है, उसने बहुत सफ़र करी है, तो हमें उसकी ऐसी पर्सनैलिटी सह के लेना चाहिए। और यहाँ पर फिर मॉम भी कहने लगती है कि अब उसे शैन इतना पसंद है तो बस एक बार उसकी शादी की एज हो जाए तो हम उनकी शादी करवा देंगे। फिर जिया जब यहाँ हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि शैन अपनी ग्रैंडमा के पास बैठा होता है और इसके साथ यहाँ पर बेबी भी खड़ी होती है। तो ये खुश हो जाती है कि अच्छा तो मेल लीड और फीमेल लीड दोनों साथ में, तो फिर अपने डिसलाइक के पॉइंट्स बढ़ाना अब मेरे लिए और आसान होगा। फिर वो नाटक करते हुए अंदर आ जाती है और बेबी को चिल्लाने लगती है कि शैन सिर्फ मेरा है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मिस्ट्रेस बनने का इतना शौक है। तो बेबी कहती है कि शैन और बस मैं फ्रेंड्स हैं, तो हमारे बारे में ऐसा मत बोलो। जिया कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम अभी यहाँ से चली जाओ नहीं तो फिर मैं रोऊंगी। तो शैन कुछ कर ही नहीं रहा होता और वो एप्पल छीलने में लगा होता है। तो जिया शौक होती है कि ये अभी भी एप्पल क्यों छील रहा है, इसे तो मुझे मार के भगाना चाहिए। शैन उसे कहता है कि हंगामे करना बंद करो, मेरी ग्रैंडमा को भी रेस्ट की जरूरत है तो आवाज मत करो। तो जिया जानबूझ के और रोने का नाटक करते हुए आवाज कर रही होती है। तो फिर वो उसे बाहर जाने बोलता है। तो ये सुनकर बेबी कहती है कि सुन ली ना तुमने, अब बाहर जाओ। तब यहाँ पे ग्रैंडमा कहने लगती है कि बाहर तो तुम्हें जाना चाहिए, वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और वो यहाँ पे रहेगी तो उसका रहना सही है पर तुम्हारा नहीं। तो फिर बेबी गुस्से में बाहर चली जाती है।
ये सुनकर जिया शॉक हो रही होती है और सिस्टम उसे बताने लगता है कि असल में ये ग्रैंडमा ही तो उसे सबसे ज़्यादा इस नॉवेल में पसंद करती है और तभी तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन के साथ उसकी शादी फिक्स करी थी। फिर ग्रैंडमा जिया को एप्पल देने लगती है खाने को, तो फिर जिया कहती है कि मुझे ये एप्पल नहीं बल्कि शैन के हाथ में पकड़ा हुआ एप्पल खाना है। तो ग्रैंडमा फिर शैन को तुरंत ही देने बोल रही होती है, तो वो इसे एप्पल खिलाने जाता है और जिया जानबूझ के उसके फिंगर को टच करती है और कहने लगती है कि ये तो कितना स्वीट है, तो तुम्हारे लिप्स कितने ज़्यादा स्वीट होंगे। तो शैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और अपने हाथ खींच रहा होता है, पर जिया छोड़ ही नहीं रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं ऐसे और शेमलेस बिहेव करूंगी तो ये मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ के रहेगा और फिर मैं जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट कर लूँगी। फिर जिया यहाँ पे बोली जा रही होती है तो शैन उसे पकड़ के बाहर लेकर जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या ट्रबल कर रही हो क्या नहीं, लेकिन मेरी ग्रैंडमा के सामने मत करो, वो अभी बीमार है। ये कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि यानी फिर मैं ग्रैंडमा के पीठ पीछे जो चाहे वो कर सकती हूँ तुम्हारे पास। फिर वो उसके लिप्स देखकर सोचने लगती है कि वैसे सच में ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो शैन बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है कि ये मुझे किस करने के सपने देख रही है। फिर वो जानबूझ के उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तो मुझे किसी करना चाहती हो ना, तो हम कर लेते हैं, मैं तुम्हें एक चांस दे देता हूँ। तो जिया शॉक होती है और उसे दूर करते हुए सोच रही होती है कि आखिर इसे क्या हो गया, क्या इसके और बेबी के बीच में झगड़ा हो गया है। शैन कहता है कि मैं तो बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि किस कैसे करते हैं। तो जिया शौक होती है कि स्टोरी को तो ऐसे नहीं चलना चाहिए था, वो उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है कि तभी इतने में बेबी पहुंच जाती है और इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जिया उसे बताती है कि तुम्हारा ये शैन ही मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पर शैन बेबी से पूछता है कि तुम तो चली गई थी ना, वापस क्यों आ गई। तो फिर वो बताती है कि ग्रैंडमा ने मुझे बोला है कि तुम जिया को बुली नहीं कर सकते। तो शैन कहता है कि वो मेरी फियांसी है तो मैं उसे बुली क्यों करूँगा। तो ये सुनकर वेवी शॉक होती है कि इसका मेरे लिए जो एटीट्यूड था वो इतना चेंज कैसे हो गया। वो डिसाइड करती है कि कोई नहीं, स्कूल जाने के बाद मैं उस जिया से अपना हिसाब बराबर कर लूँगी। और यही सोचकर वेवी तो यहाँ से चली जाती है और जिया सोचती है कि चल क्या रहा है, लगता है इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और शैन बस मेरा यूज़ कर रहा है इस फीमेल लीड को गुस्सा दिलाने के लिए। तो शैन उसकी मन की बातें सुनकर कह देता है कि तुम ये रोमांस नॉवेल पढ़ना बंद कर दो। तो जिया शॉक होती है कि इसे कैसे पता कि मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है। चलो छोड़ो, आज जो मैंने इसकी ग्रैंडमा के सामने हंगामे कर रही हूँ इससे ये मुझे और डिसलाइक करने लग गया होगा और एक दिन तो एंगेजमेंट तोड़ ही लेगा। यही सोचकर जिया तो यहाँ से चली जाती है। फिर इतने में शैन का असिस्टेंट आकर उसे इस बारे में बताता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लग गया है कि उसके अंकल ने ही उसकी ग्रैंडमा को धीरे धीरे जहर दिया है। तो फिर ये सुनकर शैन अपने असिस्टेंट को सारे एविडेंस अच्छे से कलेक्ट करने बोलता है और कहता है कि इस बारे में अंकल को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। और वो सोच रहा होता है कि जिया ने जो मन में सोची थी वो सारी चीजें सच हो गई, सच में वो कितनी इंटरेस्टिंग पर्सन है। दूसरी ओर जिया को सिस्टम इस बारे में बताने लगता है कि शैन का जो उसका डिसलाइक का पॉइंट्स था वो 14% कम हो गया है। ये सुनकर जिया शॉक होती है कि क्या वो शैन नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसे मुझे हेट करना चाहिए तो क्या वो मुझे कम डिसलाइक कर रहा है। सिस्टम कहता है कि वो इस मिशन को पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता भी चुन सकती है और इसके लिए उसे डिसलाइक के नहीं बल्कि शैन और अपनी फैमिली के लाइक के पॉइंट्स को बढ़ाना है। अगर वो 100 हो जाएगा तो वो मिशन जीत जाएगी। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ जो दूसरों को प्लीज करने के लिए खुद के साथ गलत करूंगी। बस तुम वेट करो और देखो कि कैसे मैं ये मिशन कंप्लीट करती हूँ। बुरे काम करना तो बहुत ही आसान होता है, देखना मैं कल कैसे स्कूल जाकर बहुत सारे ट्रबल करूंगी तो फिर तब जाकर वो लोग मुझसे और हेट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे जिया को स्कूल जाने के लिए उसके मॉम डैड और भाई बाहर तक छोड़ने आए होते हैं और मॉम कह रही होती है कि स्कूल जाना और अच्छे से पढ़ाई करना और टीचर्स की बातें सुनना। तो जिया कह रही होती है कि अगर टीचर ने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर उसका भाई कहता है कि अगर तुम फाइटिंग नहीं करोगी और ट्रबल नहीं क्रिएट करोगी तो हमेशा हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर उसका भाई जो से कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि इसमें मैंने पूरे 50,000 ट्रांसफर कर दिया हूँ, अब ये पूरे पैसे तुम्हारे, जो चाहे वो करो, लेकिन अब तुम्हें पैसों के लिए कुछ भी गलत की चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो वो शौक हो रही होती है कि ये लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। वो तो सोच रही होती है कि मेरे भाई जो के दिमाग में कुछ खराबी तो नहीं आ गई है। तो वो इसकी मन की बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है और खुश भी होता है कि उसकी वजह से ही मैं अपने केस को जीत पाया हूँ और इतना तो रिपे करना बनता ही है। वो उसे कहता है कि अब ये ले लो। तो फिर सूजी कार्ड लेकर उन्हें थैंक्स बोल देती है और सोचती है कि चलो अब ये लोग इतने भी बुरे नहीं है तो इनके मरने के बाद मैं इन लोगों की लाशों को अच्छे से ग्रेव में डाल दूंगी। तो ये सुनकर वो लोग शौक हो रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में सूजी जब यहाँ लंच टाइम में कैंटीन में आती है तो वे अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर सूजी को परेशान करने पहुंच जाती है। यहाँ पर वो सभी उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमारी वेवे को बार बार बुली करी हो, अब तुम बचोगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम अपनी फैमिली की ट्रैश हो।
तो जिया कहती है कि बोलकर हो गया हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तो फिर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग उसे पकड़ कर कहने लगते हैं कि अब जो ये खाना गिरा है ना उसे तुम अपने मुंह से साफ करो। और फिर बेबे यहाँ पर उसके ऊपर खाना डालने भी जा रही होती है और कहती है कि आज तुम्हें मैं शेन के क्लोज जाने के लिए सबक सिखा के रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये सारी वीडियो यहाँ पर शेन का फ्रेंड भी देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये लोग कैंटीन में किसी लड़की को बुली कर रहे हैं और उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिए। और वो शेन को दिखाता है कि ये तो वही लड़की है ना जिया जिसे तू डिसलाइक करता है। तो जिया को वीडियो में देखते के साथ ही शेन तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकलता है। और यहाँ देखते हैं कि जिया तो इन लोगों को मार के अच्छे सबक सिखा चुकी होती है और वो उसी खाने को विवेक के ऊपर गिराने जा रही होती है। इतने में यहाँ पर शेन पहुंच जाता है तो वो जल्दी से उसके पास एक्टिंग करने लगती है और उन्हें कनाटा करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि अच्छा हुआ तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, थोड़ा देर और लेट आते ना तो तुम्हें मेरी फिर लाश लेके जाना पड़ता। और यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर ये इतना जल्दी क्यों आया, मैंने तो इन्हें अभी सबक भी अच्छे से नहीं सिखाई थी। तो वे भी चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, उल्टा तुम हम सभी को मार रही थी। तो फिर शेन पूछता है कि आखिर क्या चल रहा था। तो जिया उसे बताती है कि ये सभी मिलकर मुझे बुली करने आए थे और इन लोगों को इस वे ने लेकर आई थी। और फिर वो एक्टिंग करने लगती है कि इन लोगों ने मेरा हाथ तोड़ दिए, देख लो मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो फिर वेवे का फ्रेंड कहने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो, उल्टा तुमने हम सभी को मारी हो। तो यहाँ पर जिया तो रोने धोने का नाटक करते हुए शेन को रोते हुए दिखा रही होती है कि देखो मेरी चोट कितनी दर्द दे रही है, तो तुम थोड़ा फूंक दो फिर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और मन ही मन वो तो सोच रही होती है कि बस मुझे थप्पड़ मारो। तो शेन तो यहाँ पर उसकी मन की बातें सुनने के बाद उसे देखकर सोच रहा होता है कि उसने पहले कितना सफर करी होगी जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की बन गई है। और मुझे लग रहा था कि उसका ये बिहेवियर एरोगेंट है, मैं कितना गलत था। अब यहाँ पर विवे का फ्रेंड शेन को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि विवे तुम्हें कितना पसंद करती है और तुम उसी के सामने किसी और लड़की की इतनी केयर कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी विवे की लायक नहीं हो। अब यहाँ पर सोजी उस बंदे को अच्छे से जवाब देती है और मन में सोच रही होती है कि इस लड़के को पता भी नहीं है कि विवे तो बस उसे शील्ड की तरह यूज कर रही है और आगे जब वो यूज करके थक जाएगी तो उसे एक दिन बर्बाद करके जेल भी पहुंचा देगी। फिर तब मैं देखती हूँ कि तब भी इसके लिए लॉयल रहेगा कि नहीं। तो शेन इसकी मन की बातें सुनने के बाद सोचता है कि विवे इस लड़के को जेल पहुंचाने वाली है, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर ये विवे के सारे फ्रेंड्स डर के मारे अपना यहाँ से चले जाते हैं। तो जिया मन में सोचती है कि ये कैसे लोग हैं, फाइट करने के बजाय भाग रहे हैं, कितने वीक है ये विलेन। तो शेन इसकी मन की बातें सुनकर कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो जिया कहती है कि मैं। शेन कहता है कि चलो रहने दो, अभी तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जिया शौक होती है कि ये मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके जाना चाहता है, वेवे यहीं पर ही खड़ी है और उसके सामने ये मुझे ही लेके जा रहा है। ओ अच्छा, वेवे उस ली के साथ इतना क्लोज थी इसलिए ये जेलस हो चुका है और जानबूझ के उसे जेलस करवाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ठीक है, मैं भी इसकी और हेल्प कर देती हूँ। फिर वो तुरंत ही उसके ऊपर गिरने लगती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे तो हाथ में चोट आई थी ना। तो जिया कहती है कि मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। तो फिर शेन उसे यहाँ से बाहर लेकर जाता है और वेवे को तो गुस्सा आ रही होती है। फिर कार में आकर जिया यहाँ पर शेन से कहने लगती है कि तुमने तो अब देख लिया होगा ना कि वो वेवे कितनी ज्यादा खराब है और एक बहुत ही बड़ी ग्रीन टी है, वो बस तुम्हारे सामने जानबूझ के झूठा अच्छा बनने का नाटक करती है। तो फिर शेन कहता है कि मैं कोई उसकी एक्टिंग में फंसा नहीं हूँ क्योंकि उसकी एक्टिंग तो तुम्हारे से भी ज्यादा खराब है। तो जिया शौक होती है कि इसे पता लग गया कि मैं बस झूठी एक्टिंग कर रही थी। शेन उसे बताने लगता है कि मेरी ग्रैंड माँ अब ठीक हो गई है और हॉस्पिटल से घर आ चुकी है, तो वो चाहती थी कि मैं किसी दिन तुम्हें डिनर पे लेके आऊँ। तो जिया सोच रही होती है कि इसे पता भी लगा होगा कि नहीं कि इसकी ग्रैंड माँ को ये सब कौन कर रहा था और वैसे पता नहीं है नेक्स्ट अटैक सह पाएगा कि नहीं। तो शेन यहाँ पर शॉक हो जाता है कि नेक्स्ट अटैक भी होने वाला है। अभी जिया उसे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो शेन कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन से लगा जैसे तुम कुछ सोच रही हो, तो तुम कंटिन्यू सोचो। वो कहती है कि आखिर क्या। तभी इतने में अचानक से कार का ब्रेक लगता है और कार हिलने की वजह से जिया एक्सीडेंटली शेन के ऊपर गिरने करती है और इन लोग की किस हो जाती है। तभी ड्राइवर सॉरी कहने लगता है कि कोई कार अचानक से सामने आ गई थी। जिया जल्दी से दूर हो जाती है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर मैं किसी और के फ्यूचर हस्बैंड को ऐसे कैसे किस कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग भी था। तभी शेन कहने लगता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो जिया कहती है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ और वो तो उसके बारे में और डीपली सोचने लग जाती है कि वैसे भी वो तो खराब वाली सपोर्टिंग कैरेक्टर है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। तो वो उसे और किस करने की और भी सपने देख रही होती है और वो उसे ऐसे देखकर पूछती है कि तुम आखिर इतनी ज्यादा रेड क्यों हो चुके हो, क्या बीमार हो गए हो। तो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिया मन में सोच रही होती है कि कहीं अंदर से बीमार तो नहीं है और इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, ऐसे बोलकर उसे चेक करने लगती है। तो शेन ये देखकर जल्दी से जिया को कार से बाहर निकाल देता है और चला जाता है।
फिर जिया तो यहाँ पर खुश होने लग जाती है कि मुझे यकीन है कि अब वो पक्का मुझे और डिसलाइक करने लग गया होगा, तो मेरे डिसलाइक वाले पॉइंट्स बहुत ज्यादा ही बढ़ गए होंगे। वो सिस्टम से कहती है कि मुझे जल्दी से प्रोग्रेस बताओ कि कितने पॉइंट्स हुए। तो फिर सिस्टम कहता है कि अभी क्रेडिट खत्म हो गया है, इसलिए अभी वो डिसलाइक वाले पॉइंट्स नहीं जान पाएगी। उसे जानने के लिए उसे 1 महीना कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो जिया तो मनी मन ये खुश होने लग जाती है कि मुझे पूरा यकीन है कि पक्का 1 महीने से पहले ही मैं ये मिशन पूरा कंप्लीट ही कर लूंगी। फिर जिया हॉस्पिटल गई होती है और तभी यहाँ पर उसे उसका भाई अपनी सेक्रेटरी के साथ दिख जाता है। वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था ना। तो जिया कहती है कि भाई इस वक्त आपको भी तो ऑफिस में होना चाहिए था ना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं आपने अपनी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दी। तो तुरंत ही वो सेक्रेटरी एक्सप्लेन करती है कि मैं अचानक से बीमार होकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मिस्टर हान बस मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो जिया मन में सोचती है कि मुझे याद आया, मेरे भाई की जो सेक्रेटरी है वही तो असल में वो स्पाई है जो किसी बंदे से मिली हुई है और कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने में इसका भी हाथ है। तभी तो मेरे भाई की कंपनी बैंकरप्ट होगी। इसने बीमार होने का बहाना जानबूझ के बनाई है ताकि मेरा भाई इसे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए और इस बात का फायदा उठाकर मेरे भाई का जो कॉम्पिटिटर है वो उसे प्रोजेक्ट छीन ले। जनता के साथ ही फिर शेन कहता है कि मुझे काम है और वो अपना कंपनी जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी फिर उसके पीछे जाने वाली होती है। तो जिया कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखने आना था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। और फिर वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और अलग अलग बहुत सारी चीजों का चेकअप करने का ऑर्डर दे देती है। तो यहाँ पर फिर ये सेक्रेटरी अलग अलग सारे चेकअप करवा करवा के थक जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो यहाँ पर हान आ गया होता है। वो कहने लगती है कि मिस्टर हान आप फाइनली आ गए। तो वो बताता है कि तुम्हें मैं अपनी कंपनी से फायर कर रहा हूँ, तुमने जो मेरी कंपनी के सीक्रेट्स लीक करी हो, अब इसके लिए पुलिस तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अब तुम जेल में होंगी। तो फिर ये सेक्रेटरी शॉक हो जाती है और हान बस यही सोच रहा होता है कि फिर से इस बार वो जिया की वजह से बच गया टाइम पर। फिर जिया सोचती है कि चलो मेरा भाई थोड़ा तो स्मार्ट हो गया, तो अभी के लिए इसकी जो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी वो पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन होके तो रहेगी क्योंकि इसकी कंपनी में और भी बहुत सारे स्पाई हैं जो कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं। तो हान ये सब सुन रहा होता है और फिर वो जिया से कहने लगता है कि चलो मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें स्कूल भिजवा देता हूँ और फिर मैं अपना कंपनी चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर फिर वो जिया को अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी विवे इन लोगों को जब पीछे से देखती है तो उसे लगता है कि जिया का किसी रिच ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो इन लोगों का फोटो क्लिक कर लेती है। फिर जिया को रास्ते में उसकी फ्रेंड मिल जाती है और वो उसे कहने लगती है कि लास्ट टाइम जो तुमने मुझे सामान दी थी वो क्या अभी भी है। तो सिस्टम फिर जिया को इस बारे में बताने लगता है कि ये ओरिजिनल ओनर की वही वैम्पायर फ्रेंड है जो उसके थर्ड ब्रदर लू के सारे अंडरवियर्स को बेचने का काम करती है और यही हमेशा उसकी पॉकेट मनी भी ले लिया करती थी और उसकी फैमिली के बीच में दूरियां भी यही क्रिएट करती थी। तो जिया सोचती है कि अब मुझे पता लगा कि ये ओरिजिनल ओनर इतनी गरीब क्यों थी, क्योंकि उसके सारे पैसे तो इसकी ये टेरिबल फ्रेंड ही ले लेती थी। जिया उसे कहती है कि मुझसे सामान मांगने से पहले तुम मेरे पैसे रिटर्न करो जो तुम्हारे ऊपर उधार है। तो फिर वो फ्रेंड तो पलट जाती है कि कौन से पैसे। तो जिया उसे बताती है कि वही 80,000 जो तुमने मुझसे ली थी, मेरे पास उसका ट्रांसफर रिकॉर्ड भी है, तुम मना नहीं कर सकती। तो फिर उसकी फ्रेंड तो काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और कहने लगती है कि पूरे स्कूल में कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, पर सिर्फ मैं ही सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी फ्रेंड बनी और तुम मेरे साथ ये ऐसा कर रही हो। जिया कहती है कि तुम आखिर हो कौन जो अपने आप को पैसे से कंपैरिजन कर रही हो। तो फिर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने वो पैसे कब का खत्म कर चुकी हूँ, इसलिए अब तुम सपने नहीं सोचो कि तुम्हें पैसे रिटर्न मिलेंगे। और हाँ, तुम मेरी फ्रेंड बनना डिजर्व ही नहीं करती, तुम तो बस लोगों से बुली होना ही डिजर्व करती हो, तुम यही लायक हो। ऐसी वो उसे बहुत सारी बातें सुना देती है। तो जिया यहाँ पर उसकी बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसे दिखाती है और उसे बता देती है कि अब वो अगर उसकी इस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पे लीक कर देगी ना तो उसकी रेपुटेशन चली जाएगी, क्योंकि उसके बारे में सभी को पता लग जाएगा। तो फिर वो लड़की अच्छी बनने का नाटक करते हुए उसे कहने लगती है कि तुम कितनी बदल गई हो, देखो हम लोग तो अच्छे फ्रेंड्स थे ना, तो इसलिए अभी तुमने जो भी बोली हो उसे वापस ले लो। तो जिया नहीं मानती और उसे दूर कर देती है। तो फिर उस लड़की को हार मान के फिर जिया के पैसे वापस करने पड़ते हैं, पर वो सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर करती है और कहती है कि मेरे पास अब और पैसे नहीं है। तो वो कहती है कि ये जो बैग और जो तुमने कपड़े पहनी हो ना वो सब भी मेरे पैसे का है, तो ये यहीं पर ही उतार के मुझे दे दो। तो वो लड़की पहले तो नाटक करने लगती है, तो जिया उसे धमकी देती है वो रिकॉर्डिंग अब भी लीक कर देगी। तो फिर वो नंबर काउंटिंग करी होती है, तो लड़की फिर डर के मारे उसे अपना पर्स भी दे देती है और अपनी जैकेट भी निकाल देती है। जिया कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है और यहाँ पर सारे लोग इस लड़की को देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रही है। फिर इतने में जिया की फ्रेंड के पास बेबी आई होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें जिया से बदला लेना है। वो उसे जिया का वही वाला फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम इसे लीक कर दो, फिर देखना उसकी रेपुटेशन कैसे खराब हो जाएगी। तो जिया की ये फेक फ्रेंड मान जाती है।
फिर जिया को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसका जो थर्ड ब्रदर है लू, वो आज अपने फिल्म सेट से आ जाएगा, तो वो लोग साथ में डिनर करेंगे, तो वो जल्दी पहुंच जाए। तो जिया मान जाती है और वो बहुत ही खुश होने लगती है कि उसका जो थर्ड ब्रदर लू है वो तो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तो वो ये खुश हो रही होती है कि अब वो जल्दी से जल्दी अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी। फिर उसके बाद जिया जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका थर्ड ब्रदर लू पहले से घर पर ही होता है और वो उसके मॉम डैड को वही एक हुई उसकी फोटो दिखाकर बता रहा होता है कि देख लो जिया ने क्या काम करी है। तो यहाँ पर जिया जैसी आती है तो वो तो देख रही होती है कि ये उसका थर्ड ब्रदर तो कितना हैंडसम है। वो मन में सोच रही होती है कि लेकिन आगे चल के वो कितना अनलकी होने वाला है। तो लू काफ़ी शौक होता है कि ये कुछ बोल भी नहीं थी और मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर वो उसे चिल्लाने लगता है कि देख लो तुमने क्या शेमलेस काम करी हो। वो उसे वही फोटो दिखाता है और कहता है कि सच में तुम जैसी लड़की को तो हमें माउंटेन से वापस यहाँ अपने घर पे लाने नहीं चाहिए था, तुम इस लायक की हो ही नहीं, तुमने ये शेमलेस हरकत करके हमारी फैमिली का नाम खराब कर दी हो। तो जिया मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि पहली बार अब कोई मुझे इतना ज़्यादा डांट रहा है, सच में इस फैमिली में कोई तो मुझे नॉर्मल मिला। तो यहाँ पर सारे लोग बस सुनकर शौक हो रहे होते हैं और लू सोच रहा होता है कि मुझे सच में इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम हंस रही हो, बताओ आखिर तुम्हारा ये लवर कौन है। तो जिया कहती है कि आप ही गैस कर लो और वो खुश हो रही होती है कि ये मीडिया वाले कितने अच्छे हैं जिन्होंने ये लीक किया है, कम से कम इससे मेरी हेट के परसेंट और भी ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। वो सोचती है कि लेकिन ये पूरी फैमिली कितने ज़्यादा बुद्धू है जो इस फोटो को देखकर पहचान ही नहीं पा रहे। तो जिया के मॉम डैड और उसका दूसरा भाई जो इस बारे में सोच में लगे होते हैं कि वो जल्दी से सोचे कि आखिर वो पर्सन है कौन, उन्हें भी जानना है। तो जिया कहती है कि मेरे बड़े भाई हान कहाँ पर है। तो फिर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि वो बताने के बजाय ये पूछ रही है। वो मन में सोच रही होती है कि मैं इतनी इजीली नहीं बताऊंगी, देखते हैं ये लोग कितना गुस्सा होंगे। लू कहने लगता है कि बिग ब्रदर हान अभी कंपनी में इमरजेंसी सिचुएशन संभाले गए और हाँ तुम ऐसे टॉपिक को चेंज करके हमें कुछ भी भुला नहीं सकती हो, तुम अभी हमारे साथ हॉस्पिटल चलो चेकअप के लिए। अगर तुमने सच में हमारी फैमिली का नाम खराब करने वाला कुछ भी काम करी होंगी ना, तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगा। तो जिया मन में सोच रही होती है कि ये मेरी बात कर रहा है, जबकि ये खुद इतना अनलकी है कि एक दिन इसका चेहरा ही खराब होने वाला है क्योंकि एक परवट टाइकून की नज़र इस पे पड़ गई है जो कि जिससे ये बचेगा नहीं। तो वो शौक हो रहा होता है कि क्या बोल रही है। वो सोचता है कि पक्का ये बस मुझे कर्ज कर दी होगी। तभी इतने में जिया के डैड को कॉल आती है कि शैन फैमिली ने इस फोटो लीक होने की वजह से उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे। तो जिया खुश होती है कि अरे वाह, इस चीज़ के बहाने से मैं शैन के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकती हूँ। तो फिर मॉम डैड यहाँ पर जिया से कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ शैन के घर पे चलो, हम वहाँ पर चल के उसके मॉम डैड से इस बारे में ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और उनसे सॉरी कह देंगे। तो जिया कहती है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि ब्रदर जो और ब्रदर लू दोनों को भी हमारे साथ चलना चाहिए। जिया मन में सोच रही होती है कि सभी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो सभी मुझसे नफरत करेंगे, तभी तो मैं जल्दी से जल्दी अपने हेट वाली रेटिंग्स बढ़वा कर शैन और अपनी शादी तोड़वा कर इन लोगों के सामने और भी ज्यादा हेट ले लूंगी। वो कहती है कि मैं जल्दी से जाके तैयार होकर आती हूँ, आप लोग इंतजार करो, और वो रूम में भाग जाती है। तो लू को गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो कहने लग जाता है कि उसकी मन की बातें हमें भी सुनाई देती है और वो जो भी सोचती है ना वो सब सच होता है, वो फ्यूचर देख सकती है। तो फिर लू कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं है, बस एक बार शैन फैमिली के पास चल के मैं इसे वहाँ सबक सिखाऊंगा। फिर लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो जिया देखती है कि यहाँ पर शैन आया हुआ है। वो उसे बताने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ तुम्हें पिक करने भेजी है। तो मन में सोचती है कि मेरे बारे में ऐसी न्यूज़ फैल रही है कि मैं इसे चीट कर रही हूँ और ये यहाँ मुझे पिक करने आया है। क्या रिच फैमिलीज के लड़के ऐसे मोंक होते हैं जो इसने इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया, सच में कितना अजीब है। फिर जैसे ये दोनों कार में बैठे हैं तो जिया इसी बारे में सोच रही होती है कि इसे अब तक वो ऑनलाइन न्यूज़ के बारे में कुछ पता चला भी कि नहीं। फिर वो उसे बहाने से वो न्यूज़ के बारे में दिखाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे और वेवे के बीच में वैसे भी चीज़ें चल रही है तो तुम्हें तो इन सबसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो शैन तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करता है कि जैसा तुम सोच रही हो वेवे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिया को गुस्सा आ रही होती है कि क्या ये पागल है, मैं इसे इतने सारे हिंट दिखा रही हूँ, डायरेक्ट फोटो भी दिखा दे रही हूँ, पर इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे तो उस फोटो में जो बंदा है वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन आखिर इसे क्या पता, इसे तो गुस्सा होना चाहिए था। तो शैन को फिर यहाँ पर बहुत ही खुशी मिलती है कि अच्छा तो ये इसका बड़ा भाई है। वो पहले ही ऐसे टेंशन में था पर अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और सोच रहा होता है कि लेकिन ये चाहती क्या है। फिर लोग जैसे ही शैन के घर के बाहर पहुंचते हैं तो पहले से ही विवेक खड़ी होती है और शैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी ग्रैंडमा ये न्यूज़ देखने के बाद बहुत ही गुस्सा हो गई होंगी तो मैं उन्हें शांत करने आई थी। तो शैन मना करता है कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिया तो समझ जाती है कि ये वे इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। फिर इतने में शैन जिया को
हाथ पकड़ने के लिए दे रहा होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता हूँ। तो वो सोच रही होती है कि अच्छा तो ये मुझे विवेक के सामने बस शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है उसे जेलस करवाने के लिए। तभी ये मन की बातें सुनकर शैन तो उसके बाल और सही कर रहा होता है। तो जिया बस उसे दूर करती है और फिर उसके साथ अंदर जाती है और ये देखकर विवेक को गुस्सा आती है। घर में आते ही यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा तो जिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से उसके लिए सूप मंगवाती है जो उन्होंने स्पेशली उसके लिए बनाई थी। तो यहाँ पर जिया सोचने लगती है कि ये ग्रैंडमा तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट करती है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ हंगामे करे और कहीं गुस्से में बीमार हो गई तो मेरी वजह से ये हॉस्पिटल में वापस चली जाएंगी। तो शैन ये सुनकर खुश होता है कि कम से कम वो उसकी ग्रैंडमा के बारे में सोच रही है। तभी यहाँ पर लू ग्रैंडमा से सॉरी कहने लगता है कि उनकी बहन क्योंकि विलेज में रहकर आई है इसलिए उसके अंदर मैनर्स की कमी है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैंने ही आज जिया को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करी हूँ और तुम उसके भाई हो तो तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में ऐसी बुरी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जिया तो खुश हो रही होती है कि कम से कम मेरा थर्ड ब्रदर ही तो बहुत ज़्यादा सही है। काश पूरे फैमिली मेम्बर्स उसकी तरह गुस्से वाले और स्टूपिड होते तो अब तक मेरा काम बन चुका होता। तो अपनी बुराई सुनकर लू को तो मनी मन गुस्सा आ रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर बेबी पहुँच जाती है और वो ग्रैंडमा को जिया के अफेयर के बारे में बताने लगती है कि ये आपके ग्रैंडसन को चीट कर रही है, इसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है और इसकी फ़ोटो लीक हुई है और वो तुरंत ही फ़ोटो दिखा देती है। तो जिया खुश होती है कि चलो ये हुई ना बात, मेरे सारे पॉइंट्स का क्रेडिट अभी इसके भी जाता है। फिर ग्रैंडमा ये फ़ोटो देखकर कहने लगती है कि किसने ये फ़ोटो खींचा है, फ़ोटो स्किल तो बहुत ही टेरिबल है। तो जिया शॉक हो रही होती है कि ग्रैंडमा बोल क्या रही है। तभी विवेक कहने लगती है कि आप देख क्या रही हो, आप देखो ना इसके अंदर शेन के साथ कोई ओल्डर मैन है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं ओल्ड हूँ, ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसी जो ऑनलाइन फोटोज लीक होती है ये सब झूठी होती है, जो फूल होगा वही इन सब पे बिलीव करेगा। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा फ़ोन फेंक देती है। तो लू भी सोचे पड़ जाता है कि क्या मैंने अपनी सिस्टर को गलत समझा। फिर ग्रैंडमा शेन से कहती है कि जाओ जिया के लिए फ्रूट्स भी लेकर आओ। तो फिर वो उसे ला कर देता है। इतने में यहाँ शेन के अंकल घर पे आए होते हैं और वो जिया से कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुम ही वो शेमलेस लड़की हो जो हमारी फैमिली का नाम खराब करी हो, तुम्हारी वजह से हमारे स्टॉक प्राइस में भी गिरावट आ गई है, इसलिए अब इसका कंपेंसेशन तुम लोगों को भरना पड़ेगा। फिर सिस्टम जिया को इस अंकल के बारे में बताने लगता है कि वो इस नॉवेल का नंबर 1 विलन है। तो अंकल के बारे में सब कुछ जानने के बाद जिया मन में सोच रही होती है कि ये अंकल आखिर क्या ही कर लेगा, इसको तो इसकी वाइफ ने कई बार ही चीट कर चुकी है और इसके जो सारे बच्चे हैं उनका डैड पता नहीं कौन कौन होगा और ये बड़ा आया शैन को हराने वाला, ये उसके साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शैन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और बाकी लोगों को अंकल के बारे में सुनकर मन ही मन हंसी आ रही होती है। फिर जिया इस अंकल का मजाक उड़ा देती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और ग्रैंडमा से कहने लगता है कि आप ऐसी शेमलेस लड़की को हमारी फैमिली में कैसे आने दे सकती हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि जब तुम जैसा नाजायज़ बेटा हमारे घर पे आ सकता है तो वो क्यों नहीं आ सकती। तो जिया को समझ आता है कि अच्छा तो ये असल में इस फैमिली का बस नाजायज़ बेटा है। फिर वो तो उस अंकल का और मजाक उड़ा देती है कि आपसे अच्छा तो ये वाटरमेलन है। फिर यहाँ पे जिया सोच रही होती है कि ग्रैंडमा तो मुझे कितना अच्छे से ट्रीट करती है कि अगर इनका ग्रैंडसन नहीं होता ना तो मैं सच में इनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनना चाहती। तो शैन ये सुनने के बाद सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, आखिर ऐसा तो नहीं है। फिर यहाँ पर ये अंकल जिया के बारे में बेइज्जती करने लग जाता है और उसकी बुराई कर रहा होता है। तो जिया खुश हो रही होती है कि अरे वाह और बोलो ताकि ये लोग फिर मुझे डिसलाइक करें, वैसे भी ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये अच्छा मौका है इन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ने का और इन लोगों से खुद को घर से बाहर निकलवाने का। तो शैन ये सुनने के बाद सोचता है कि अब जाकर मुझे पता लग रहा है कि जिया को ये लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर लू अंकल से कहने लग जाता है कि जिया चाहे कैसी भी हो लेकिन तुम आउटसाइडर हो, तुम होते कौन हो मेरी बहन के बारे में ऐसा बोलने वाले। तो फिर वो कहता है कि तुम भी कोई अपनी सिस्टर को पसंद नहीं करते हो, तभी तो उसकी वेलकम पार्टी को तुमने अटेंड भी नहीं करे थे। तो जब उसके फैमिली मेम्बर्स उसे खुद को अवॉइड करें तो हम जैसे लोग क्यों उसे भाव देंगे। फिर इतने में यहाँ पर जिया का बड़ा भाई हान पहुँच जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जिया अपसेट हो जाती है कि मेरे सपने तो अब टूट गए। फिर हान कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को यहाँ बुली करने की। तो जिया शौक होती है कि आखिर मैं इतना बुरी बन चुकी हूँ पर ये मेरा ब्रदर मुझसे हेट करने के बजाय मेरी इतनी साइड क्यों ले रहा है। तो अंकल कहने लग जाता है अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की इतनी साइड लेनी है तो अब तुम्हें कंपनसेशन भरना पड़ेगा हमारे सारे नुकसान का। तो शैन भी यहाँ पर जिया की साइड लेते हुए कहता है कि अंकल आप कौन होते हो बोलने वाले। तो जिया सोचे पड़ जाती है कि शैन भी आखिर मेरी इतनी ज़्यादा साइड क्यों ले रहा है। अंकल दिखाने लगते हैं कि देख लो इस फोटो को, इसकी वजह से हमारा कितना नाम खराब हुआ है।
तो फिर शैन अपने असिस्टेंट को बोलकर इन लोगों को असली वाली फोटो दिखवाता है कि देख लो फिर कि जिया के साथ असल में कौन था। तो ये सभी फोटो देखने के बाद शॉक हो जाते हैं कि ये तो बिग ब्रदर हान है। तो यहाँ पर फिर अंकल इन बाकी दोनों भाइयों से कहने लगता है कि तुम लोग कितने पागल हो जो अपने खुद के भाई को ही नहीं पहचान पाए फोटो में। फिर तो वो लोग कहते हैं कि फोटो ब्लरी थी तो हमें नहीं पहचान पाए। फिर जी अंकल से कहने लगती है कि चलो अब आपने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया हो तो अब आपको 1 मिलियन भरने पड़ेंगे, जो कि आप कह रहे थे कि अगर ये चीज़ झूठी निकली तो आप दोगे। तो यहाँ पर शैन के कहने की वजह से अंकल को फिर 1 मिलियन देने पड़ते हैं। अजिया तो खुश छोड़ी होती है और अंकल अपसेट हो जाता है कि वो शैन को फैमिली का वारिस नहीं बनने देना चाहता था, इसलिए वो उसकी इस फैमिली के साथ शादी तुड़वाना चाहता था ताकि वो इतना पावरफुल ना हो। पर अब तो उसका सारा प्लान फेल हो गया, तो वो कोई और रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर जी अपने भाई लू और जो के पास रोते हुए कहने लगती है कि आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मुझे क्या क्या नहीं बोला, तब आप लोगों को मुझे अच्छे खासे पैसे देने होंगे मुझे खुश करने को। तो फिर वो लोग तुरंत ही उसे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जी 1 से 5 मिलियन और 1 से 10 मिलियन लेकर खुश होने लगती है और फिर सोचती है कि चलो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का कुछ फ़ायदा मिला। फिर हान बताने लगता है कि मुझे वो लड़की मिल गई है जिसने तुम्हारी ये फ़ोटो को लीक करवाई। वो यहाँ पर उसकी उसी फ्रेंड को बुलवाता है और वो तुरंत ही जिया से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे गलती हो गई, जिया प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी दोबारा। तो वे तुरंत ही यहाँ पर उस लड़की को थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है कि तुम कितनी बड़ी शेमलेस हो, आखिर ऐसा काम कौन करता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर फिर सिस्टम जिया से पूछने लग जाता है कि क्या हमें सभी को इस बारे में बता देना चाहिए कि तुम्हारी फ्रेंड को इंस्टिगेट करके ये सब करवाने के पीछे असल में वेवे का हाथ था। तो फिर जिया इस बारे में सोचने लगती है कि अच्छा तो असली कल्प्रिट ये वेवे है। तो इस बारे में फिर उसके भाइयों को भी पता लग जाता है और फिर जिया वेवे से कहती है कि क्योंकि इस लड़की ने मेरे बारे में ये सब झूठी न्यूज़ फैलाई है और तुम मेरी इतनी साइड ले रही हो, तो क्यों ना तुम मेरे लिए इसे 100 थप्पड़ लगाओ। तो वेवे मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और फिर यहाँ से वो उसे थप्पड़ मारने के लिए लेकर जाती है। जिया के भाई उसे साथ में घर चलने के लिए बोल रहे होते हैं, तो जिया सोचती है कि ये अच्छा मौका है इन लोगों से और खुद को नफरत करवाने का, इसलिए वो उन लोगों से कहती है कि आज आप लोगों ने मुझे जो मिसअंडरस्टूड किया है उसके लिए मैं आप सभी के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। तो फिर उसके दोनों भाई कहने लग जाते हैं कि हमने तो तुमसे माफ़ी भी मांग ली है ना, तो तुम अभी भी गुस्सा क्यों। तो फिर जिया नहीं मान रही होती और इतने में एक ग्रैंडमा कहती है कि जिया हमारे पास रह लेगी, तुम लोग वैसे भी उसे डिजर्व नहीं करते हो और मेरी जिया का मैं ख्याल रख लूँगी और यहाँ पे वो रहेगी तो उसकी और शैन की रिलेशनशिप भी और अच्छी हो जाएगी। तो जिया तुरंत ही मान जाती है और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि वो यहाँ पे रहेगी तो अपनी इस फैमिली को और गुस्सा दिला देगी। तो फिर उसका भाई लू कहने लगता है कि तुम सच में हमारे साथ नहीं चलना चाहती हो। जिया कहती है कि इम्पॉसिबल भी नहीं है कि मैं नहीं चलूँगी, एक काम करो आप नील डाउन होकर मुझसे ऐसे बोलो कि प्लीज़ मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे और घर चल, तो शायद मैं मान जाऊँ। तो फिर लू कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा ये सब क्यों कर रही हो। जिया मनी मन सोच रही होती है कि ये तो बंदा कितना अनलकी है, आगे चल के इसका फेस ही ख़राब होने वाला है, मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहती, मुझे अगली चीज़ें देखना पसंद नहीं। तो वह मन में सोच रहा होता है कि मेरे लिए सबसे प्रीशियस मेरा फेस है, आखिर इसकी ये वाली बात सच नहीं होनी चाहिए। फिर ये सब यहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं, पर हान यहाँ पर शेन को बुलाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे कहता है कि मेरी सिस्टर का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना, और हाँ रही बात उस बेबी की, तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो उसे मैं हैंडल कर लूँगा। तो हान समझ जाता है कि यानी इसे भी हमारी तरह जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन वेवे का बैग पकड़ के उसे अपने घर से बाहर निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि दोबारा वो उसके घर में कभी नहीं आ सकती है। और हम देखते हैं कि जिया छुप कर इन लोगों को ही देख रही होती है। यहाँ वेवे शेन को मनाने लगती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे डैड ने पहले तुम्हारे डैड की जान बचा चुके हैं और हम पहले से इंगेज भी थे। तो फिर वो कहने लगता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो, मैंने तुम्हें ऑफर किया था कि तुम 30 मिलियन लेना चाहोगी या फिर शादी, तो तुमने पैसे चुनी थी। तो जिया ये सब सुनकर सोचती है कि अच्छा तो इनके बीच का ये रीज़न था जिसकी वजह से इन लोग के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी। फिर जिया को लगता है कि ये शेन क्या इस बेबी को किस करने वाला है, चलो मैं ये सब नहीं देखती हूँ, इन लोग को जो करना है वो करने देती हूँ, और वो भाग जाती है। और यहाँ पर शेन तो बेबी को चिल्ला रहा होता है कि जिया सिर्फ मेरी इकलौती फियांसी है और दोबारा तुम उसे हर्ट मत करना। तो फिर वो डर के मारे हाँ बोल देती है और फिर शेन यहाँ से वेवे को भगा देता है। तभी रास्ते में वेवे और जिया एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो जिया सोचती है कि मैं तो आखिर पकड़ी गई, लेकिन आखिर मैं एक विलेन सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ तो ऐसे तो मैं इसे जान नहीं दे सकती। फिर जिया इसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हारा तरीका बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का था, तो तुम अगली बार थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज़ करना।
ऐसा बोलकर जिया जा रही होती है, पर फिर वो वापस आकर इसे एक और थप्पड़ लगाती है। तो वे गुस्से में कहती है कि मैं शैन को तुमसे छीन के रहूंगी, और यहाँ से जाने लगती है। और जिया सोचती है कि वो शैन अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं। तो जिया खुश हो जाती है कि अरे वाह, सही टाइम पर आ गया, तो चलो जल्दी से अब ये मुझे इंसल्ट करेगा। वो तैयार होती है, पर यहाँ पर शैन तो उसे अपनी ग्रैंडमा का दिया हुआ हेirloom देने आया होता है अपनी फैमिली का, और बताने लगता है कि ग्रैंडमा ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए भेजी है। तो जिया ये ब्रेसलेट देखकर खुश होने लगती है कि ये तो कितना महंगा है, इससे मैं बेचूंगी तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो उसकी मन की बातें सुनकर वो पूछता है कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है। जिया कहती है कि तो क्या, आखिर प्यार में धोखा मिल सकता है, लेकिन पैसे कभी नहीं धोखा नहीं देते। तो शेन कह रहा होता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ये आखिर ग्रैंडमा की फीलिंग्स है, तो इतने सिंसियर गिफ्ट को बेचना मत। जिया शौक होती है कि ये मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रहा है। तब इतने में सिस्टम उसे बताने लगता है कि जो असल में मेल लीड चैन था वो ओरिजिनल ओनर को बहुत ही डिसलाइक करता था, क्योंकि वो हमेशा उससे चिपका करती थी और उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो जिया सोचती है कि अच्छा तो ये रीज़न है। तो वो सोच रही होती है कि मुझे भी फिर लगता है इससे चिपक नहीं होगा। तो जिया की बातें सुनने के बाद चैन फिर घर आने के बाद अपने लिए ड्रेस चूज कर रहा होता है और बड़ा एक्साइटेड हो रहा होता है कि रात में जिया उसके रूम में आने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जिया की मॉम को, जो कि लू को डांट रही होती है कि उसकी वजह से जिया गुस्सा हो गई और यहाँ पर नहीं आ रही है, और वो लू को पनिशमेंट के तौर पे 10,000 वर्ड का सॉरी नोट लिखने को बोलती है। तो फिर लू को मानना पड़ता है। फिर हान कहने लगता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं थोड़े ही दिन में जिया को वापस घर ले आऊँगा, और हाँ उसके लिए मैं अच्छी सी वेलकम पार्टी रखूँगा। तो मॉम जिया को सरप्राइज देने के लिए उसके रूम को रेनोवेट करवा के उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट और अच्छी अच्छी चीज़ों का इंतजाम करने बोलती है, ताकि उसे अच्छे से बहुत अच्छा फील हो और प्यार भी फील हो। फिर हम देखते हैं शेन को, जो कि अपने रूम में घूम घूम कर जिया के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर इतनी देर तक वो आती ही नहीं है। तो फिर वो खुद चेक करने जाता है और देखता है कि वो तो मज़े में सो रही होती है। तो फिर वो उसके पास आता है और उसे ऐसे दिखता रह जाता है। तो जिया को यहाँ पर सिस्टम की आवाज़ आती है और फिर वो जाग जाती है, और शेन उससे फिर तुरंत ही कहने लगता है कि मैं तो बस ऐसे यहीं पे ही घूम रहा था और मैं ब्लैंकेट से ठीक से कवर करने आ गया। तो जिया शौक होती है कि ये मेरी इतनी केयर करता है। जिया फिर शेन को यहाँ पर और गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझ के उसे सेड्यूस करने का नाटक कर रही होती है, और शेन यहाँ से भाग ही नहीं पा रहा होता है, और तभी वो जिया की मन की बातें सुनता है। वो बस यही प्लान कर रही होती है, इस तरीके का बिहेवियर करके शेन को खुद से डिसलाइक करवाएगी, और यही उसका मिशन है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शेन यही सब सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा कोई मिशन कंप्लीट करने आई है। फिर वो तो यहाँ पर जिया को कह देता है कि हम शादी से पहले डेटिंग कर सकते हैं। तो वो शौक होती है कि ये सब चीज़ें पसंद कर रहा है, मैं पहली बार देख रही हूँ किसी को ऐसे फोर्स्ड होना पसंद आ रहा है। फिर वो दूसरी प्लानिंग बनाने लगती है कि चलो इसे डेट कर लेती हूँ, और फिर बाद में एक मेल मिस्ट्रेस ढूंढ कर इसे चीट करूंगी, तो फिर पक्का ये मुझे छोड़ ही देगा और गुस्सा होगा। लेकिन हाँ, ये इतना ज़्यादा हैंडसम है कि इससे बेहतर मेल मिस्ट्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो वो मनी मन खुश हो रहा होता है कि इसकी चॉइस अच्छी है। फिर तो जिया फिर मान जाती है कि ठीक है हम डेट करते हैं, लेकिन मेरी शर्त रहेगी। और फिर नेक्स्ट डे वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है डेटिंग के लिए, और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। तो शैन सब मान जाता है और उसकी सारी रूल्स वगैरह पढ़ रहा होता है, और तभी इतने में जिया को उसके भाई लू की कॉल आती है, और वो उसे मनाने लगता है कि वो घर आ जाए, क्योंकि उसके फेस पे एलर्जी हो गई है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो जिया नहीं मानती और कॉल कट कर देती है, और सोचती है कि अच्छा मौका है अपने भाई लोग से खुद को और नफरत करवाने का। फिर जिया शेन से कहती है कि बॉयफ्रेंड चलो मुझे घर छोड़ दो। तो फिर वो उसे उसके घर ले आता है, और वो यहाँ पर लू की मजाक उड़ाने लगती है कि भाई आप तो सच में बहुत ज़्यादा अगली हो गए हो। और फिर जिया यहाँ पर मन में जो भी चीज़ें सोची जा रही होती है, वो उसके भाई लू को पता लगता है कि उसकी कोई फ़ैन है जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचते उसके मुंह पर कुछ फेंकने वाली, जिससे उसका मुंह खराब हो जाएगा। तो फिर ये प्लानिंग बनाता है कि वो कैसे भी करके बच जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया स्कूल गई होती है, और तभी यहाँ पर कुछ लड़कियां उससे बुली करने लग जाती है, और तभी यहाँ पर शेन सभी के सामने जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे लोगों को इस बारे में पता लग जाता है, और वो सभी इन लोग का वीडियो बना रहे होते हैं। तो जिया तो यहाँ पर शेन से काफ़ी इंप्रेस होती है। तभी यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसे जिया की मन की बातें सुनाई दे रही होती है, और उसे पता लगता है लू आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है उसमें एक लड़की उसका फेस खराब करने वाली है। तो ये तुरंत ही इवेंट में पहुंचती है, और जैसी वो उसकी हेटर फैन उसके मुंह पर वो कुछ फेंकनी जा रही होती है, तो फिर वो लड़की बचाने जाती है, और तभी इतने में जिया और शेन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और जिया उस फैन को किक करते हुए उसे गिरा देती है और अपने भाई लू को बचा लेती है। और फिर लू भी यहाँ पर अपनी पुरानी फर्स्ट लव से मिल जाता है, और जिया फिर इन दोनों के साथ मिलकर डेट पर जाती है, और जो भी वो मन में चीज़ें सोच रही होती है तो इन दोनों को ही सुनाई दे रहा होता है, और इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिनकी वजह से ये लोग दूर हो गए थे, अब वो सब क्लियर हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं।
और लू अब जिया को बहुत ही अच्छी समझने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम एक पा पाए तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा हाथ है। फिर हम देखते हैं कि जिया तो अपनी फैमिली और जो शेन को खुद से नफरत करवाने की कोशिश कर रही होती है वो पूरा ही उल्टा हो जाता है और वो सभी तो उसे इतना पसंद करने लगते हैं कि उनकी लाइकिंग का परसेंट पूरा 100% हो जाता है। और सिस्टम जिया को बताने लगता है कि अब उसका मिशन कंप्लीट होने में बस 1% बचा है क्योंकि उसने अपने घर वालों और शेन का दिल जीत लिए। बस उसकी और शेन की शादी होगी तो ये मिशन कंप्लीट होगा। फिर फाइनली वो शेन को रियल में पसंद करने लगी होती है और शेन भी उसे यहाँ शादी के लिए प्रपोज करता है। तो दोनों एक दूसरे को हाँ बोलते हैं। यही सोच रही होती है कि शादी के बाद वो 30 बिलियन ले लेगी और उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस शादी के लिए पहले उसे शेन के मॉम डैड को बनाना होगा। फिर हम देखते हैं कि शेन अपने मॉम डैड को कॉल करके बुला लेता है कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है। जब यहाँ पर शेन के मॉम डैड को पता लगता है तो वो इस बात से रेडी नहीं होते क्योंकि वो भी टाइम ट्रेवल है और वो सोच रहे होते हैं कि किस लड़की ने उनके बेटे को फंसाई है। जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो जिया के अगेंस्ट होते हैं पर जिया को वो लोग जाने पहचाने लग रहे होते हैं। और तब यहाँ पर ये तीनों ही आपस में जब बातें करते हैं तो शेन के मॉम डैड को पता लग जाता है कि वो उनकी बॉस है जो कि हर वर्ल्ड में जब भी वो लोग जाते हैं तो उनकी हेल्प किया करती है। फिर यहाँ पर वो लोग तो तुरंत ही बहुत ही खुश होकर शेन की उससे शादी करने के लिए मान जाते हैं और जिया भी बड़ी खुश होती है कि वो लोग उसके सबऑर्डिनेट्स थे। और अब शेन को भी पता लगता है कि जिया की तरह उसके मॉम डैड भी टाइम ट्रेवलर है जो इस वर्ल्ड में आए हुए हैं। फिर फाइनली जिया और शेन की शादी होने जा रही होती है पर उस शादी को खराब करने के लिए वे यहाँ पर जिया को मारने के लिए पहुंच जाती है पर वो चाकू नकली होता है इसलिए जिया को कुछ होता ही नहीं है। और सभी बहुत ही खुश होते हैं कि उस वेवे का प्लान खराब हो गया और फिर पुलिस उसे पकड़ के लेके जाती है। फिर सिस्टम जिया को इस बारे में बताता है कि असल में फीमेल लीड तो वो थी इस नॉवेल की और उसने ये बात उसे छिपाया हुआ था ताकि उससे इस तरीके से मिशन कंप्लीट करवा सके। और वो उसे ये भी बता देता है कि असल में उसने उसकी मन की सारी बातें सारे लोग को सुना के रखा था ताकि वो ये मिशन जल्दी जीत पाए। तो जिया शौक होती है कि सिस्टम ने ऐसा भी किया पर वो खुश होती है कि ये सारे लोग अब उसके साथ हैं और सभी उसे इतना पसंद करते हैं। फिर फाइनली जिया और शेन की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और इन लोग के कुछ साल बाद 2 बच्चे भी होते हैं। और यहाँ पर शेन घर पे काम वगैरह कर रहा होता है और बच्चों को यहाँ पर उसके मॉम डैड संभाल रहे होते हैं। और जिया को वो लोग बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और अपने ही बेटे शेन को बातें सुना रहे होते हैं। तो वो कोई बात पर गुस्सा होकर चला जाता है। जिया फिर शेन को मनाने के लिए जाती है और उसे कह रही होती है कि वो गुस्सा ना होए क्योंकि वो उसके प्यार को अच्छे से जानती है और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। तभी इतने में शेन और उसकी पूरी फैमिली उसे सरप्राइज देने के लिए पहुंच जाते हैं कि वो लोग तो उसकी हैप्पी बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। फिर जिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और शेन फिर से यहाँ पर जिया को प्रपोज करता है और लोगों के बच्चे भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।